हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला हम लोगों का है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन को हम लोग मैप के द्वारा भी सॉल्व करेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कांगो, नाइजर, जाम्बेजी या फिर ऑरेंज नदी किस नदी पर स्थित है। पूछा गया है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि एक मशहूर जलप्रपात है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग गेस कर ही लिए होंगे। चलिए आंसर देखते हैं। ये जो है विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों के बीच में ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। आइए मैप में इसे देखते हैं। यहाँ आप लोग मैप में देख रहे होंगे दो देश यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक है जाम्बिया और दूसरा है जिम्बाब्वे। और यहीं पर आपका विक्टोरिया जो फॉल है यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात वो आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग धातु विषाक्तता के कारण नहीं होता है। मिनीमाटा, इटाई इटाई, डर्मेटाइटिस या मिनीमाटा और इटाई इटाई दोनों। राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है धातु विषाक्तता के कारण नहीं होता है। तो मिनीमाटा आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जापान का एक द्वीप है क्यूशू द्वीप, वहाँ के मिनीमाटा शहर में खोजा गया था इस रोग को, इसी के लिए इसका नाम मिनीमाटा रखा गया है। ये होता है मिथाइल मरकरी विषाक्तता के कारण। मिनीमाटा किस लिए होता है? मरकरी यानी कि मिथाइल मरकरी यानी कि पारे की अधिकता के कारण वहाँ पे एक फैक्ट्री के द्वारा जो था पानी पारे से विषाक्त उसको पानी में डाल दिया जाता है और वहाँ से जो दूषित मछलियाँ होती हैं उनको खाने की वजह से ये मिनीमाटा रोग देखा गया। तो ये मिनीमाटा है, तो ये आपका पारा जो है वो धातु है, तो धातु विषाक्तता के कारण है, ये तो होगा नहीं। दूसरा है इटाई इटाई। इटाई इटाई पे अलग से क्वेश्चन भी पूछता है, इटाई इटाई रोग किस कारण होता है या इसमें रोग के लक्षण क्या हैं। तो ये एक तरह का हड्डी रोग होता है, कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। इटाई इटाई किस लिए होता है? तो ये होता है कैडमियम विषाक्तता के कारण। इसमें ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों देखने को मिलता है। कभी कभी आपको जो है एनीमिया के भी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप लोग तो जान ही रहे होंगे। तो ये भी आपका है धातु विषाक्तता के कारण। कौन सी धातु? तो कैडमियम के कारण। डर्मेटाइटिस जो है ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। ये डर्मेटाइटिस जो होता है वो एक कवक के द्वारा फैलता है बीमारी। तो ये कवक के द्वारा एक फैलने वाली बीमारी है डर्मेटाइटिस, स्किन से रिलेटेड है। तो थर्ड ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। मिनीमाटा और इटाई इटाई दोनों, तो ये दोनों होते हैं आपके पारे की अधिकता के कारण और कैडमियम की विषाक्तता के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो यहाँ पर कन्नौज का युद्ध तो होगा नहीं, पानीपत और प्रथम और द्वितीय युद्ध भी नहीं है। मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध, चंदेरी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर लड़ा गया था मेदिनी राय और बाबर के बीच में। कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया है और आरओ में है शायद, नहीं आरओ में नहीं, पीसीएस में ही है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो आयोग के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड अधिकतर पूछे जाते हैं। घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो क्रम से रिलेटेड आपको सन याद होना चाहिए। अगर जो घटना याद है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। दूसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार, तो ये तो बहुत ही फेमस, आप लोग को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा, तो ये किया गया था 1942 में, 40 तो 42,
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और साइमन कमीशन रिपोर्ट, तो ये साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? तो ये आई थी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन रिपोर्ट भारत कब आता है? 1928 ईस्वी में। इसका भारी विरोध होता है क्योंकि यहाँ के सारे जितने भी कमीशन में लोग होते हैं वो सब के सब अंग्रेज होते हैं, भारतीय कोई इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखते जाएं तो बंगाल का विभाजन सबसे पहले हुआ था। दूसरे नंबर पर होता है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरे नंबर पर आता है साइमन कमीशन रिपोर्ट और चौथे नंबर पर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 4 और 3 निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? बंगाल का विभाजन 105, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये 1919 है। और दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 और साइमन कमीशन रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ये बीपीएससी में पूछा गया है। चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर विपिन चंद्र पाल। तो किसने कहा कि ये जो विभाजन बंगाल का हुआ है ये हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये कहा था, फेमस वाक्य कहा गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैसें वही गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को धीरे धीरे करके बढ़ाती रहती हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पैदा करती है? राइट आंसर आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, इसका होगा 4th ऑप्शन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा है? गोपी थोटाकुरा हैं, नेदुनुरी कृष्णमूर्ति हैं, वेंकट स्वामी नायडू हैं और शंकर शास्त्री। इन चारों में से राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। पहले जो भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं और अंतरिक्ष में दूसरे भारतीय यानी कि पहला कौन था? तो राकेश शर्मा जी थे पहले। तो दूसरे भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो ये रचा है 1st ऑप्शन गोपी थोटाकुरा। ये आपके दक्षिण भारत से रिलेटेड हैं, गोपी थोटाकुरा। और ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में इनका नाम जाना जाता है। यहाँ पर इनका डिटेल दिया है। एक भारतीय उद्यमी, पायलट और एविएटर हैं। गोपी थोटाकुरा 19 मई 2024 को अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के तहत टूरिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? 37वां, 35वां, 39वां या फिर 38वां? यहाँ पे 37, 35, 39 और 38 राइट आंसर गेस करिएगा। तो 2024 में अगर जो बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन होगा, 39वां स्थान है भारत का। इसके पहले अगर जो देखा जाए 2021 में प्रकाशित हुआ था तो उसमें था भारत का स्थान 2021 में 54वें रैंक पर था। कितने पर था? तो ये 54 रैंक था भारत का और अभी है 39, यानी कि रैंक में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। शीर्ष पे बात करें कि 1st रैंक पे कौन है तो ये है अमेरिका। और एशिया में अगर जो बात किया जाए तो पूरे एशिया में भारत जो है वो नंबर 1 पे है, बाकी सभी यूरोपियन या फिर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 39वां होगा। तीसरा ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि पाकिस्तान के बारे में किसने, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि पाकिस्तान शब्द को पहली बार किसने गढ़ा, या मुस्लिम लीग से पहले किसने बोला कि 2 राष्ट्र होने चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के अलग, जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए? तो ये कहा गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान या M.A. जिन्ना। राइट आंसर है इसका
मोहम्मद इकबाल, ये एक कवि भी रहे हैं। और सेकंड गोल मेज में एक बार उत्तर प्रदेश आर में पूछा गया था कि कौन थे जो कि नेता न होकर के भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, कवि थे, तो वो थे मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहा जाता है, और इसका मुख्यालय आपको बता दें भारत में है, हरियाणा में। 2016 में इसका जो मुख्यालय है बन करके तैयार हुआ था, 2016 में उसकी नींव रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पूछता भी है, मुख्यालय एक बार PCS में भी पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और इसका 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? इजराइल, अर्जेंटीना, स्पेन या फिर ग्रीस? राइट आंसर इसका गेस करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, ये स्पेन इसका 99वां सदस्य देश बन गया है। इसके पहले पनामा बना था, वो 97 पे था, 98 का मुझे नहीं पता। 97 पनामा था और 99 है तो वो स्पेन है। मुख्यालय इसका हरियाणा में है, भारत में। इसके बारे में सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं 2015 में, उन्होंने बोला कि एक सौर देश होना चाहिए, सौर उसका क्या सूर्यपुत्र दिया हुआ था नाम, सूर्यपुत्र, मतलब जहाँ पे कर्क और मकर रेखा के बीच के जितने देश हैं जहाँ पर सूरज की सबसे ज़्यादा अधिकता रहती है, तो वहाँ के लोग इस तरीके का एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बनाएं। तो उन्होंने बोला और फिर बाकी सारे देश लोग आए और यहाँ पर 200 से ज़्यादा देश लोग हैं जो इस संगठन में शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 है, 352 है, अनुच्छेद 57 है या 250? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जब बात आती है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की, तो ये है आपका अनुच्छेद 21। यहाँ पर पहला जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है, जो कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख? तो अगर जो आपको पता होगा बाम्बी बकेट किसको बोलते हैं, तो जहाँ पे देखते होंगे कि आग लग जाती है तो हेलीकॉप्टर एक बकेट खूब बड़ा सा होता है, वो लटका करके जाता है और वहाँ पे पानी स्प्रेड करता है। तो इस तरीके का ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल में चलाया गया है उत्तराखंड में, नैनीताल में। आप लोग देख रहे होंगे नैनीताल के आसपास के जो हल्द्वानी और नैनीताल के आसपास के जो जंगल थे वहाँ पर भयंकर आग लगी हुई थी, तो उसी को बुझाने के लिए पुष्कर धामी ने ऑपरेशन बाम्बी बकेट को चलाया था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे पॉन्ड सिल्क के रूप में जाना जाता है? नोस्टॉक्स या फिर यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा या फिर अनाबिना? तो राइट आंसर क्या होगा? पॉन्ड सिल्क के रूप में जाना जाता है स्पाइरोगाइरा को। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। अब ये स्पाइरोगाइरा है क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह आमतौर पर मीठे पानी के आवास में पाया जाता है और दुनिया में स्पाइरोगाइरा की जो है 400 से अधिक प्रजातियाँ देखी जाती हैं। यह अक्सर तालाबों और स्थिर पानी वाले अन्य जलाशयों के पास ज़मीन पर हरे पतले पैच के रूप में देखा जाता है, इसी के लिए इसको पॉन्ड सिल्क बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? एक रोग का अध्ययन है, प्रदूषण का अध्ययन है, मिट्टी का अध्ययन है या फिर चट्टानों का अध्ययन है? तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर है मिट्टी का, मतलब मृदा का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना, उसकी उत्पत्ति और उसके प्रकार, वर्गीकरण, इन सभी का अध्ययन हम लोग पेडोलॉजी के रूप में करते हैं। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 150 किलोमीटर को,
111 किलोमीटर, 112 किलोमीटर या 120 किलोमीटर। तो 1 डिग्री अक्षांश की बात हो रही है, तो ये दर्शाता है लगभग 111 किलोमीटर का। अक्षांश रेखा आप लोग देखते होंगे, जो स्लीपिंग लाइंस होती हैं ग्लोब पर, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री जो अक्षांश होती है उसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं, और जो 9 डिग्री का होता है उसको हम 90 डिग्री का, उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। तो यहाँ पर जो है 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है, तो लगभग 111 किलोमीटर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली शीट में बदला जा सकता है? जिंक को, फास्फोरस को, सल्फर को या फिर ऑक्सीजन को? तो शीट में बदला जा सकता है पीट करके, वो भी तो धातु को। तो अगर जो आपको इसमें पता होगा कौन सी धातु है और कौन सी अधातु, तो इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, जिंक को पीट करके हम लोग पतली शीट में बदल सकते हैं, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो अधातुएं हैं और जिंक जो है वो धातु है। यहाँ पर इसका दिया हुआ है, जिंक को पीट कर पतली शीट में बदला जा सकता है। फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन अधातु हैं, इसीलिए इनको चादरों का आकार नहीं दिया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर जो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो और आप लोग इसे रेगुलर वॉच करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।